हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया था। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, जो कि है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पर हमारे पास आया है प्यारे बच्चों, वो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। हमको ये जो प्रोसेस हो रहे हैं इसके रीजन के साथ एक्सप्लेनेशन देना है। तो पहला है, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो देखो भाई, फ्रीक्वेंसी किसी भी लाइट सोर्स की या किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसके सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करता है। अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, और अगर वो सोर्स अलग हो गया तो फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल आल्सो बिकम डिफरेंट। सो गाइस, यहां पर देखो, अगर रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, दोनों ही केसेस में लाइट का जो सोर्स है, सोर्स तो वही है ना। सो चाहे आपका रिफ्लेक्शन हो जाए या फिर आपका रिफ्रैक्शन हो जाए, दोनों ही केसेस में क्योंकि सोर्स सेम है, सो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी उस पर अफेक्ट नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। सेकंड में आपसे कह रहे हैं, डज द डिक्रीज इन द स्पीड इंप्लाई अ रिडक्शन इन एनर्जी कैरीड बाय द लाइट वेव। कह रहे हैं कि अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, डेंसर मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो क्या उससे एनर्जी में भी कोई चेंज आता है? सो नो, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम एक एक फोटोन की बात करें तो हर एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, है ना। तो वो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है भाई। ये जो न्यू है ये तो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी यहां पर अफेक्ट हो नहीं रही है, फ्रीक्वेंसी यहां पर चेंज हो नहीं रही है। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो एनर्जी जो है वो भी यहां पर गाइस चेंज नहीं होगी, एनर्जी विल रिमेन सेम। क्लियर है? तो आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेकर जाते भी हो तो एनर्जी ऑफ द वेव डज नॉट चेंज। अब आइए इसके आंसर पार्ट को देखते हैं। तो यहां पर मैंने उसी चीज को आपको लिख करके दिखा दिया है। सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको इसी तरीके से लिखना चाहिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रिमेन्स सेम एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट बिकॉज फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। जबकि सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको बताया था, सिंस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी सेम है तो एच न्यू सेम है, एनर्जी सेम है, हेंस देयर इज नो रिडक्शन इन द एनर्जी। एनर्जी में कोई रिडक्शन नहीं होने वाला है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, मेंशन एनी टू सिचुएशंस इन विच स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फेल्स। स्नेल्स लॉ क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन में आप सबको पता होगा कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, जिसमें N2 क्या है? दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N1 हमारा पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर ये पहला मीडियम है N1 और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, ये मान लेते हैं हम लोग नॉर्मल है। लाइट रे ऐसे आई, जाना था इसको स्ट्रेट, लेकिन ये बेंड हो गई, ठीक। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, और ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आखिर ये स्नेल्स लॉ कब फॉलो नहीं होता है या कब फेल हो जाता है। तो देखिए, ये जो हमारा स्नेल्स लॉ है, ये दो कंडीशंस में फेल हो सकता है। स्नेल्स लॉ फेल्स इन टू कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन है TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस
हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, तो आप सबको पता है लाइट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसे में रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो ये उसका लॉ जो है वो भी फॉलो नहीं होगा। तो पहला तो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है, जब आने वाली जो लाइट रे है वो नॉर्मल के अलोंग आए, इफ द इंसिडेंट लाइट रे इज अलोंग द नॉर्मल, तो ऐसे में एंगल आई जीरो होगा। और जब लाइट रे का एंगल आई जीरो होता है तो वहां पर एंगल आर भी जीरो होता है। कहने का मतलब, अगर ये सरफेस है, लाइट रे इस तरीके से आया है तो वो सीधे सीधे चला जाता है, लाइट के पाथ में कोई डेविएशन नहीं होता है। तो ये वो दो केसेस हैं जब आपका रिफ्रैक्शन का लॉ यानी कि स्नेल्स लॉ फेल हो जाता है। अब आइए देखिए इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा लिखने का तरीका है, when TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर TIR होता है, तो उस समय ये फेल हो जाएगा। और दूसरा है when the light is incident normally on the surface as I is equal to 0 then R is also equal to 0। इन दोनों ही कंडीशंस में हमारा जो स्नेल्स लॉ है ये फेल हो जाता है, वायलेट हो जाता है। अब आइए प्यारे बच्चों इस पर बेस्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 10 सेंटीमीटर है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कैलकुलेट द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड। आपको लेटरल शिफ्ट की वैल्यू बतानी है। सो गाइस, सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि हम लोग इस चीज को समझे कि लेटरल शिफ्ट हमारा क्या है, हम किसको लेटरल शिफ्ट कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये मैं एक ग्लास प्लेट ले रहा हूं, ये ग्लास प्लेट है, और इस ग्लास प्लेट में ये देखिए ये इंसिडेंट लाइट रे है, और अगर हम लोग यहां पर नॉर्मल फॉर्म कर दें, जस्ट अ मिनट, ये अगर नॉर्मल हो जाए तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अगेन अगर ये नॉर्मल हो जाए तो लाइट रे कुछ इस तरीके से चली जाती है, क्योंकि यहां पर एयर है, ये ग्लास है, अगेन ये आपका एयर है। ये लेटरल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है जो आई थिंक आप लोगों को सभी को पता होगा, आपने इसको पढ़ा होगा। मैं डॉटेड लाइन चूज कर रहा हूं, यस। तो ये देखिए, ये पाथ था इंसिडेंट। देखिएगा, इंसिडेंट लाइट रे को ऐसे जाना था, कुछ इस तरीके से इंसिडेंट लाइट रे को जाना था। इस तरीके से उसको जाना था, लेकिन वो कुछ लेटरल शिफ्ट होकर के पीछे से लाइट रे चला गया है। और कितनी शिफ्टिंग हो गई है, तो वो शिफ्टिंग ये है, इतनी शिफ्टिंग हो गई है। यहां पर ऐसे लाइट रे को जाना था, ऐसे लाइट रे कुछ पीछे से शिफ्ट होकर के चला गया है। और लेटरल शिफ्ट जो हुआ, वो लेटरल शिफ्ट ये हुआ जिसको मैं यहां डी से डिनोट कर रहा हूं। लेट अस सपोज आने वाली रे थी हमारी ए बी, रिफ्रैक्टेड रे हो गई बी सी, और इमर्जेंट रे हो गई सी डी। इसका नाम मैं लिख रहा हूं ई। यहां अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं, इसको आगे बढ़ा दूं, तो ये नाम हो गया एफ, ये आपका एफ हो गया, एफ पॉइंट। अब आइए इसको डिराइव करते। अगर देखिए, अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आर है प्यारे बच्चों, तो ये एंगल जो बचा हुआ है दैट विल बी आई माइनस आर। ये वाला एंगल हो जाएगा ना। ट्रायंगल BCE में ये जो ट्रायंगल है CBE, ये ट्रायंगल हो जाएगा हमारा एंगल I माइनस आर। हमको ये D निकालना है, तो अगर इसी वाले ट्रायंगल में मैं साइन I माइनस आर लगाऊंगा,
तो साइन आई माइनस आर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है डी और हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा बी सी। तो इस डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज बी सी साइन आई माइनस आर। अब ये जो BC है इसको हम लोग ट्रायंगल BFC में से निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग cos R। तो आप देखो ध्यान से, cos R हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया हमारा ये BF और हाइपोटेनस हो गया BC। तो यहां से BC की वैल्यू आ गई। अगर हम लोग ग्लास प्लेट की थिकनेस को T अज्यूम कर लें तो आप चेक कर लो, BC की वैल्यू हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, T अपॉन cos R टाइम्स साइन I माइनस R। ये हमारा फॉर्मूला हो गया लेटरल शिफ्ट का। अब मैटर ये है, हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है 45 डिग्री, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.5, तो क्या हम लोग यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ? यस, वी कैन फाइंड आउट। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, एयर का होता है 1। तो यहां से प्यारे बच्चों साइन आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और वो वैल्यू आएगी साइन 45 अपॉन 1.5। साइन 45 खुद होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1.5 और हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन आर। क्लियर? अब आप सोचो, साइन आर अगर हमें पता है, इसको अगर हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे गाइस, तो हमारे पास एंगल आर आ जाएगा। वी विल गेट दिस एंगल आर। एंगल आई हमको पता है 45 डिग्री है। एंगल आर अगर हम निकाल लें साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी और वो वैल्यू हम लोग यहां पर उठाकर यूज कर देंगे। ठीक है? बाकी क्योंकि आप सब लोग मैक्सिमम स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के हैं, आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है या आपको पेपर में नहीं अलाउड होता है, तो आप क्या करोगे, आप इस साइन आर तो ठीक है, इसका यूज करके बेटा हम लोग कॉस आर की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। साइन स्क्वायर आर का मतलब हो गया 1 अपॉन 1.5 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोगों ने यूज कर लिया और यहां से हम लोग कॉस आर की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारे पास साइन आर भी है, हमारे पास कॉस आर भी है, तो हम लोग साइन आई माइनस आर निकाल सकते हैं। साइन आई माइनस आर को भी मैं आपको बता दे रहा हूं, दैट कैन बी रिटन एज साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला ओपन कर दो बेटा। इसका जैसे ही आप फॉर्मूला ओपन करोगे, दिस विल बिकम साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर। ठीक, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको सब कुछ पता है, आप चेक कर लो। आपको साइन आई पता है साइन 45 डिग्री, आपको कॉस आई पता है कॉस 45, साइन आर आपको पता है, आपको कॉस आर पता है। ये सारी वैल्यू हम रख सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा ये क्वेश्चन, बट सॉल्व करके साइन आई माइनस आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे और उसको यहां पर रख देंगे। कॉस आर हमको पता ही है, थिकनेस हमको पता है ग्लास स्लैब की कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये सारी चीजों को अगर हम लोग प्यारे बच्चों यूज करेंगे तो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट। क्लियर? अब देखिए, ये डेरिवेशन आपको हर बार नहीं करना होता है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप इस फार्मूले को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। ठीक, और देखो इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया। सभी लोग ध्यान से देखो भाई, इसका सॉल्यूशन हमने इस तरीके से किया। साइन आर की वैल्यू निकाल लिया, मैंने आपसे बताया था वो कितना आएगा 1 अपॉन 1.5 अंडर रूट 2। ठीक, उसको सॉल्व करके साइन R1 हमने निकाल लिया, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई है 28.12 डिग्री। R1 एंगल देख लो भाई 28.12 डिग्री। अब साइन I1 माइनस R1 निकालना आसान है, 45 माइनस 28.12 सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 16.88। कितना आएगा 16 पॉइंट, ये देखिए 16.88 डिग्री।
और साइन 16.88 डिग्री की वैल्यू आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से देख सकते हो, वो वैल्यू आ जाएगी 0.2904। कॉस 28.12 की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे 0.8819। पूरे क्वेश्चन को एग्जैक्ट अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.033 मीटर। क्लियर? लेकिन प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स इस तरीके से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। इसलिए जो मेथड मैंने आपको यहां बताया, आप इस तरीके के मेथड को लगाना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बट यू विल गेट टू योर एग्जैक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारी अरिहंत पब्लिकेशन की इस बुक से है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, अ स्टूडेंट मेजर्स द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय पुटिंग एन ऑब्जेक्ट पिन एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द लेंस एंड मेजरिंग द डिस्टेंस v ऑफ द इमेज पिन। तो देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट पिन है u डिस्टेंस पर और इमेज पिन है v डिस्टेंस पर। व्हाट विल बी द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन u एंड v। तो यहां पर क्योंकि मामला बड़ा क्लियर है, अगर हम किसी लेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। उसमें भी कौन सा है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस का प्यारे बच्चों फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है और क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है तो u की वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव होगी, हमको पहले से पता है। ठीक, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब आप ध्यान से देखो, निगेटिव और ये पहले से एक निगेटिव लगा है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो ये पीछे का ये पूरा जो नंबर है ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक, फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव ही है। तो अब आपको बस ये देखना है कि अगर हम ग्राफ बनाना चाहें u और v के बीच का, तो वो ग्राफ कैसा आएगा? आइए प्लॉट करके देखते हैं। यहां पर y एक्सिस पे मैं ले रहा हूं v और x एक्सिस पर मैं ले रहा हूं u। देखो इधर की तरफ ग्राफ ज्यादा दिखाया है क्योंकि u कैसा होगा? निगेटिव। और अगर u निगेटिव होगा तो अब हम इसका हेल्प लेकर के वी विल फाइंड आउट v। क्लियर? तो ये ग्राफ जो होगा प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा कि जब u की वैल्यू 0 है तब v की वैल्यू इनफाइनाइट है। जैसे जैसे u जो है निगेटिव साइड में बढ़ता चला जाएगा तो v की वैल्यू इधर घटती जाएगी, घटते 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 0 के बराबर पहुंच जाएगा। तो ये देखो, इस ग्राफ को यहां पर बना करके पूरी तरीके से समझाया गया है कि किसी भी लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक, u आपका निगेटिव होगा इधर की तरफ, v जो है वो लगातार ऐसे डिक्रीज होते होते 0 तक चला जाएगा। तो ये इसका एक एक्यूरेट ग्राफ है। ये ग्राफ काफी फेमस है, इसलिए मुझे सीधे पता था, मैंने उसको डायरेक्टली जो है ड्रॉ कर दिया है। आप वैल्यूज रख रख करके चेक कर सकते हो। आप एक बार क्या करना, u की वैल्यू यहां पे रखना 0, जैसे ही 0 रखोगे इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक, और उसको रख करके आप सॉल्व करके देखना, देन यू विल गेट दिस ग्राफ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47 disappear in a trough of liquid. What is the refractive index of the liquid? Could the liquid be water? कह रहे हैं क्या वो लिक्विड वाटर हो सकता है? देखो, अगर कोई मैजिशियन है और उसने कोई ग्लास लेंस को गायब कर दिया, तो हम किसी भी ग्लास लेंस को गायब कब कर सकते हैं, इस चीज को आप समझिएगा। अगर हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करें तो 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? अब समझिएगा आप इस चीज को। अगर हम लोग स्पेसिफाई ना करें कि भाई हम सिर्फ ग्लास और वाटर की ही बात कर रहे हैं, हम इसको n2 और n1 कर लें। ठीक, n2 क्या हो गया? ग्लास का, और n1 हो गया उस मीडियम का, जो भी मीडियम है उसके बारे में अगर हम बात करें। तो अगर कोई लिक्विड है तो भाई ऑब्वियस है लिक्विड का हम रखेंगे। ठीक है,
हमसे बोला गया ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47 और उसने डिसअपियर कर दिया। तो डिसअपियर तभी हो सकता है जब n2 हमारा n1 के बराबर हो जाए। देखो अगर n2 n1 के बराबर होगा तो ये 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। 1/f0 होने का मतलब f की वैल्यू कितनी, इंफिनिटी। और f की वैल्यू इंफिनिटी का मतलब दैट लेंस विल बिहेव लाइक अ प्लेन ट्रांसपेरेंट शीट। इनफाइनाइट फोकल लेंथ होने का मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक प्लेन शीट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? इसका मतलब अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है तो हमको जो लिक्विड है N1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना करना पड़ेगा, 1.47, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है अगर उतने ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में हम उसको डिप कर देंगे तो वो एक प्लेन शीट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। और आप सभी लोग इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहने क्या ये लिक्विड वाटर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्लियर है, 4/3 होता है ना। तो वाटर का अगर 4/3 होता है तो इसको तो सॉल्व करोगे 1.33 आएगा, 1.47 चाहिए ना हमको, तो वाटर नहीं हो सकता। ये 1.33 आएगा जबकि हमको चाहिए 1.47। सो वाटर ये लिक्विड नहीं हो सकता। लिक्विड ऐसा ही होना चाहिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली 1.47 के बराबर होना चाहिए। तो देखो भाई, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए तो फोकल लेंथ हो जाता है इनफिनाइट, और इनफिनाइट होने का मतलब वो जो लेंस है दैट विल बिहेव लाइक अ प्लेन शीट। और ऐसे में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 के बराबर होना चाहिए। सो लिक्विड मीडियम जो है हमारा इज नॉट वाटर, ठीक, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 यानी कि 1.33 होता है, ठीक। तो वाटर नहीं हो सकता वो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है समझिएगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर to a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. एक टैंक है जिसमें वाटर फिल किया गया है 12.5 सेंटीमीटर की हाइट तक, और उसके एकदम नीचे बॉटम में एक नीडल रखी गई है जिसकी एपरेंट डेप्थ समझ में आ रही है 9.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर? कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या होगा। तो आइए पहले पार्ट को ही पहले सॉल्व कर दिया जाए। अगर हम लोग बात करें एपरेंट डेप्थ की, तो एपरेंट डेप्थ जो होता है दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो प्यारे बच्चों, एपरेंट डेप्थ है हमारा 9.4, दैट विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ है 12.5 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि लिक्विड यहां पर वाटर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाई 9.4। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 12.5 अपॉन 9.4 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.33। तो आप लोग सॉल्व करके देख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आ गया 1.33, हालांकि स्टैंडर्ड वैल्यू भी यही होती है। क्लियर? फिर कह रहे हैं इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कह रहे हैं वाटर की जगह पर अगर हम कोई ऐसा लिक्विड ले लें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63 अप टू द सेम हाइट, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड माइक्रोस्कोप हैज टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। कह रहे हैं कि अगर वाटर की जगह हम लोग कोई दूसरा लिक्विड ले ले जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63, तो माइक्रोस्कोप के लेवल को कितना रेज करना पड़ेगा। तो बेटा अगर आप कोई दूसरा लिक्विड लेते हो, ठीक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो सोचो एपरेंट डेप्थ तो चेंज हो जाएगा। तो एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा भाई? रियल डेप्थ 12.5 डिवाइडेड बाई 1.63। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो सॉल्व होकर के आप चेक करो 12.5 अपॉन 1.63 सॉल्व करोगे आएगा 7.67 सेंटीमीटर।
पहले एपरेंट डेप्थ था 9.4 और अभी एपरेंट डेप्थ कितना आ गया इस वाले लिक्विड में 7.67। तो जब एपरेंट डेप्थ था 9.4 तो आपने माइक्रोस्कोप 9.4 पे सेट किया होगा। अभी अगर वो 7.67 पर है तो आप माइक्रोस्कोप यहां पर सेट करोगे। तो आपसे यही तो पूछ रहे हैं, बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड, कितना डिस्टेंस हम माइक्रोस्कोप को मूव करें। ठीक, सो दैट विल बी 9.4 माइनस 7.67। ठीक, इसको हम लोग जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल बी 1.73 सेंटीमीटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको आपकी बुक में मिलेगा एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 29। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को करिएगा, अपने से करिएगा। मैंने तो आपको पूरा समझा ही दिया है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी एक बार ट्राई करना है। ठीक, तो देखो भाई, एक बार हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, तो वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। फिर हम लोगों ने दूसरे वाले लिक्विड के लिए जब अप्लाई किया 1.63 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ सॉल्व होकर के आ गया 7.67 सेंटीमीटर। और पहले जो था वो 9.4 था और अभी जो है वो 7.67 है। तो उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट द शिफ्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप दैट इज 1.73 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉनकेव लेंस। इक्वी कॉनकेव लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 when it is kept in a medium of refractive index 1.4 to have a power of -5 diopter। देखो, अगर हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की जा रही है तो हमको लेंस मेकर्स फार्मूला लगाना चाहिए, दैट इज n2 अपॉन n1 माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। देखो, अगर पावर हमको दिया है -5 डायोप्टर है ना, तो 1/f होता है ना पावर, 1/f, सो दैट विल बी -5 इज इक्वल टू n2/n1। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4, तो ये क्या बन जाएगा 1.5 अपॉन 1.4 माइनस 1। कॉनकेव लेंस में, क्योंकि बेटा इक्वी कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में आप जरा सोचो, अगर इस तरह का लेंस है तो पहली सरफेस का सेंटर इधर होगा और दूसरी वाली सरफेस का सेंटर इधर की तरफ होगा। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये निगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। सो 1/-r माइनस 1/ ये प्लस r बाई पॉजिटिव होगा दूसरा वाला, तो कितना बन जाएगा -5 विल बी इक्वल टू 1.5 माइनस 1.4, तो 0.1 हो जाएगा अपॉन 1.4, और ये कितना होगा, इट विल बी -2/r। तो यहां से हम लोग r की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 0.2, 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 5, so this will become 0.2 divided by 7, 0.2 divided by 7। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, you will get your answer and that will be this 0.0286। इसको अगर हम लोग और ज्यादा डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0.0286। क्लियर है गाइस? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए इसको मैं इसका सोल्यूशन पार्ट आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पर हम लोगों ने वही सेम चीज किया है जो मैंने आपको समझाया। पावर -5 है, 1.5 माइनस 1.4 अपॉन 1.4, एक निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो देखो r1 निगेटिव लिया गया, r2 को पॉजिटिव लिया गया, सॉल्व किया गया और r की वैल्यू आ गई है 1/35। ठीक, 1/35 यही है जो हम लोगों ने लिखा है। ठीक, 0.2
को 1/5 भी बोल सकते हैं। 1/5 का मतलब यहां पे रखेंगे तो 1/35 हो जाएगा। सॉल्व करोगे बेटा तो आ जाएगा 0.0286 मीटर। क्योंकि ये डायोप्टर में हमने पूरा एज इट इज -5 ले लिया था, इसका मतलब हमने फोकल लेंथ मीटर में ले रखा है, इसलिए रेडियस भी मीटर में आया है। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो दैट इज 2.86 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2.86 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया है फॉर दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हो, अच्छे से क्लियर करते हो, तो आपको 100% आपके एग्जामिनेशन में हेल्प मिलने वाला है। 100%। टर्म 1 में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से फिजिक्स पे पढ़ाई किया था, बहुत सारे बच्चे खूब अटैच हो रहे थे, खूब बच्चों ने खूब लाइक्स किए हैं, खूब कमेंट्स किए हैं ना, खूब मेहनत भी किया है। 10 सैंपल पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए थे, इस बार मैं फिर से आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो बस उसी स्पिरिट के साथ जम के मेहनत करिएगा, मैं भी मेहनत करता रहूंगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे से अच्छे सैंपल पेपर्स आप लोगों को करवाऊंगा। और आपने देखा होगा जैसे सैंपल पेपर्स मैंने टर्म 1 में कराया था वैसा ही पेपर आया था, तो बिल्कुल वैसे ही अरिहंत पब्लिकेशन आपके लिए फिर से सैंपल पेपर लेकर आएगा और फिर से मैं वो सारे आपको करवाऊंगा ताकि आप जम करके मेहनत करें और टॉप कर सकें, है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉनकेव लेंस। इस बार कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव के कॉन्टैक्ट में है, जिसका फोकल लेंथ है 20। इज द सिस्टम अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंसेज। तो ये एक आसान कॉन्सेप्ट है बेटा कि अगर हम एक लेंस के साथ दूसरे लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं, लाइक दिस, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, अगर आपने ऐसा कांटेक्ट में रखा, इसका फोकल लेंथ मान लो f1 है और इसका फोकल लेंथ आपका f2 है, तो कॉम्बिनेशन जो होता है उसका फोकल लेंथ का फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 30, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव भी होता है, जबकि आपका जो f2 होगा वो 20 है, लेकिन कॉनकेव का है इसलिए निगेटिव है, तो बेटा यहां निगेटिव आ गए। या आपका मन है आप ऐसे लिख लो तो ये ज्यादा स्पेसिफाई हो जाएगा। सो 1/f, यहां पर अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम हमारा आ जाएगा 600, सो दैट विल बिकम 20 minus 30, that will be equal to 1/capital F. So we can say here 1/capital F is equal to -10 upon 600। तो F की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, -60 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये फोकल लेंथ हमारा निगेटिव आया है, और निगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉनकेव का, है ना। इसका मतलब ये जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा वो कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा, और कॉनकेव का मतलब होता है डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर। तो आप कहोगे कि भाई ये जो लेंस आया है हमारा, ये लेंस किस तरह के नेचर का है, इट इज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर। क्लियर। अब आइए इसके सोल्यूशन पार्ट को दिखा देता हूं। जैसे ही हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, सॉल्व किया, फोकल लेंथ आ गया -60। ठीक, -60 होने का मतलब दिस विल बिहेव लाइक अ डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस। ये देखिए कॉनकेव लेंस की तरह ये बिहेव आपका करेगा। क्लियर है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस AB ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ये एक लाइट रे आ रहा है जो कि नॉर्मली आ रहा है, परपेंडिकुलरली आ रहा है AB वाले फेस पर, ऐसे उसमें आ रहा है प्रिज्म में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, मतलब आसपास में वाटर है। विल दिस रे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन स्ट्राइकिंग द फेस AC। कह रहे हैं कि ये जो लाइट आ रही है, क्या ये AC पर जाने पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेस करेगा। अच्छा आइए समझते हैं। देखिए, अगर ये हमारा प्रिज्म है इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला प्रिज्म है, तो ये एंगल 60 होगा, पहली बात। दूसरी बात,
लाइट रे अगर परपेंडिकुलरली आ रही है इस सरफेस पर, इसका नाम था ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। लाइट रे अगर परपेंडिकुलरली आ रही बेटा तो यहां तो कुछ होना नहीं है, यहां तो सीधे सीधे चलता चला आएगा लाइट रे। ठीक, अब जब लाइट रे यहां पर पहुंचेगा, अब हमने यहां पर क्या ड्रॉ किया, इसका अपना नॉर्मल, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया। ये अगर 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा 30। ये 30 है प्यारे बच्चों, तो ये कितना होगा 60। यानी कि इस वाली साइड पर, जब एसी वाली साइड पर ये लाइट रे आया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना है 60 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। ठीक, हमको पता करना है कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्यारे बच्चों कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर? तो उसके लिए प्यारे बच्चों हमको पहले क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा। तो आइए क्रिटिकल एंगल पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इस ग्लास वाटर, इधर ग्लास है इधर वाटर है, ठीक, ग्लास डेंसर है वाटर रेयरर है। इस मीडियम के लिए हम लोग यहां पर निकालेंगे क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो देखो साइन आई सी क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल के लिए आपको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री। तो साइन आई सी अपॉन साइन 90 विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 वाटर का, और ग्लास का हमारा कितना है 3/2। ये तो साइन आई सी हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन आई सी दैट विल बी इक्वल टू, साइन 90 तो 1 होता है, ये जाएगा ऊपर 8 और 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो साइन आई सी की वैल्यू है 8/9। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप आई सी निकाल सकते हैं कि आई सी यानी कि क्रिटिकल एंगल कितना आएगा। तो क्रिटिकल एंगल आपका आ गया साइन इनवर्स 8/9। अब प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन इस तरह का बोर्ड में आएगा, है ना, तो वो आपको वैल्यू देंगे इसकी, ठीक, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे साइन आई सी 8/9, ठीक, तो ये क्रिटिकल एंगल आएगा 61.6 डिग्री। कितना आएगा 61.6 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से दी जाएगी, है ना। अदरवाइज आप साइंटिफिक कैलकुलेटर फिलहाल अभी यूज करोगे तो इसको सॉल्व करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? तो क्रिटिकल एंगल हमारा है प्यारे बच्चों 61.6 डिग्री, और हम लोग लाइट रे लेकर के आ रहे हैं 60 डिग्री पर। तो आप ही बता दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? बताओ भाई साहब, नहीं होगा, है ना, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो, है ना। तो यहां पर देयर विल बी नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मेथड मैंने आपको बता दिया है बड़े आराम से कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये देखो यहां पर पूरा डायग्राम बनाकर सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया। क्या एक्सप्लेन किया गया भाई? देखो तो यहां पर आप लाइट रे को लेकर के आए हो, 60 एंगल बन गया है। क्रिटिकल एंगल हम लोगों ने निकाला 61.6 डिग्री हमारा एंगल आ गया है, ठीक। और हमको पता है कि क्योंकि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 है, क्रिटिकल से छोटा ही है, तो यहां पर टी आई आर नहीं होने वाला है, टी आई आर नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इन एयर। एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का 1.6। कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4√2/5। देखो एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है, तो आप सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लगाओ, साइन ए प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। यहां पर हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई 1.6 इज इक्वल टू साइन
साइन ए। अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है प्यारे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन 60/2 यानी कि साइन 30 डिग्री। ठीक है, चलेगा। कह रहे हैं कि व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4√2/5, कह रहे हैं कि ये जो प्रिज्म है उसको ऐसे मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4√2/5 के बराबर है। तो यहां पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसका होता है, प्रिज्म का होता है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम। तो आप क्या करोगे, 1.6 डिवाइडेड बाई 4√2/5 और वो 5 कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्लियर। तो आई थिंक इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमको कुछ हेल्प जरूर मिलेगा। फिलहाल साइन 30 1/2 होता है, उसको हम लोग इधर भेज देंगे तो दिस विल बिकम 5 इंटू 1.6 हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा ये 8, 4 इसको कैंसिल करेगा आएगा 2 और ये 2 इधर जाएगा बनेगा 4, तो दिस विल बिकम 4/√2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है। मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर ले रहा हूं, तो 8 ये बनेगा 2, यस ये देखो यहां पर 4 नहीं आएगा भाई, ये तो कैंसिल ही हो जाने वाला है, तो यहां पर 1 आएगा। और 1/√2 साइन में कब होता है, 45 डिग्री पर होता है। ठीक, सो दिस विल बिकम 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो ये इधर जाएगा 90 माइनस 60 हो जाएगा 30। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यहां पर प्यारे बच्चों सिंपल आ गया, कितना, 30 डिग्री। क्लियर है। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने किसी भी प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है बस वही हमने सीधे सीधे फार्मूला लगाया है और फार्मूले से ही हमारा क्वेश्चन बन गया। और आप चेक कर लो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना आ रहा है, 30। तो जल्दी से सब लोग देख लेंगे इसको कि यहां पर क्या किया गया है। तो यहां पर वही फार्मूला लगाया गया, μ2/μ1 साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a/2। ठीक, सॉल्व किया गया, कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई दिया है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारा कितना आ गया है, 30 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही बढ़िया टेलीस्कोप के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। आई पीस जो है उसका फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका फोकल लेंथ पता है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप? तो भाई टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर तो सिंपल है, m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE। हमको FO भी पता है, हमको FE भी पता है, डिवाइड कर देंगे मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस? कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का सेपरेशन कितना है, सिंपल है, वो भी FO प्लस FE, उसी को तो बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर हम लोग एक छोटा सा बस यहां पर अजम्पशन मान ले कि फाइनल इमेज हमारी इंफिनिटी पर बनी है ना, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो हम बहुत ही सिंपली इसको कर सकते हैं, दैट इज m इज इक्वल टू FO अपॉन FE। और हम मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक, तो FO कितना है हमारा ऑब्जेक्टिव का 144 और FE कितना है 6। इसको आप डिवाइड करोगे आ जाएगा, माइनस में भी हो सकता है माइनस FO अपॉन FE। तो अगर इसको माइनस में ले लेंगे, आप इसको सॉल्व कर लोगे, दिस विल बिकम -2 और ये बन जाएगा आपका 4। तो -24 इसका आ जाएगा मैग्निफिकेशन। सेपरेशन पूछ रहा है तो FO प्लस FE है तो 150 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो -FO अपॉन FE सॉल्व किया आपने, -24 आ गया। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप या सेपरेशन की बात है तो FO प्लस FE होता है, दैट इज 150 सेंटीमीटर। क्लियर। बस एक अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है कि मैग्नीफाइंग पावर हमने निकाला है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जब फाइनल इमेज कहां बनी है, इंफिनिटी पर बनी है। क्लियर। आइए इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ डायमीटर ऑफ 150 mm
एंड फोकल लेंथ ऑफ 4 मीटर। देखो, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, पहली बात। डायमीटर उसका कितना है? 150 mm के बराबर है। फोकल लेंथ उसका 4 मीटर है। आईपीस भी है, उसका फोकल लेंथ हमको दिया है 25 mm। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। देखो, अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक, फोकल लेंथ हमें दोनों का पता है, तो हम इसको अगर मैग्नीफाइंग पावर ही निकालना है तो पुराने वाले मेथड से कर सकते हैं, -FO/FE, वो हम लोग कर ही चुके हैं। तो क्यों ना इसमें हम वो वाला केस ले लें जिसमें फाइनल इमेज 25 बनती है। तो अगर हमने वैसा कंसीडर किया तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला इस बार हो जाएगा m = -FO/FE 1 + FE/D। क्लियर? ये फार्मूला आप लगा देना, d की जगह 25 रख देना। आप देखो यहां पे पूरा इसको सॉल्व करके दिखाया है आपको। -FO/FE 1 + D/FE। जस्ट अ मिनट, D/FE, यस, मैंने यहां पर FE/D लिखा है, इसको हम लोग लिखेंगे D/FE। क्लियर? तो ये फार्मूला आप ध्यान से लगाइएगा, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। FO की वैल्यू हमें पता है 4 मीटर, ठीक। FE की वैल्यू 25 mm गिवन थी, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + D कितना है? 25 सेंटीमीटर होता है, 100 का डिवाइड करेंगे, और FE की वैल्यू हमें पता है। सारी वैल्यू रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आ जाएगा -1760। क्लियर? ये मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गया। और मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है बेटा, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल था। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज, फाइनल इमेज जो फॉर्म्ड होती है, वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होती है। इसीलिए ये मैग्निफिकेशन हमारा निगेटिव आ रहा है। निगेटिव यही शो करता है, 1760 गुना बड़ा इमेज है लेकिन इन्वर्टेड है। ये जो नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में बात आपसे नहीं कर रहा हूं। यहां पर वेवलेंथ बेटा गिवन थी, ठीक, येलो कलर के लिए, उससे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 1.22 λ/d, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर हटा दिया गया है सिलेबस से, तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 29, है ना। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 22, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, अ सिमेट्रिक बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is placed on layer of liquid placed on the top of plane mirror as shown in the figure। इसका मतलब हमसे कह रहे हैं कि ये मिरर जो था, ये मिरर था, देखिए इस मिरर के ऊपर लिक्विड है, इतने में लिक्विड है, और लिक्विड के ऊपर आपने ये एक लेंस रख दिया, तो ये लेंस है। बाकी इस वाले रीजन में प्यारे बच्चों क्या है? लिक्विड है, इस वाले रीजन में लिक्विड है। An optical needle with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis until its real and inverted image coincide with the needle itself। कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी नीडल को प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे मूव करा रहे हैं, तब तक मूव करा रहे हैं जब तक उसकी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज ना फॉर्म हो जाए और वो कोइंसाइड ना कर जाए। तो गाइज सोचने वाली बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट पर इमेज कोइंसाइड कब करती है। अगर बेटा यहां पर मिरर है, ठीक है, देखो प्लेन मिरर, ये देखो प्लेन मिरर के ऊपर रखा गया है ना। अगर यहां पर मिरर है, ये मिरर है, नीचे मिरर के ऊपर लिक्विड था, लिक्विड के ऊपर लेंस रखा है, और उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर हम पिन को मूव करा रहे थे ताकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड कर जाए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पूरे सिस्टम के, सिस्टम का मतलब कॉन्वेक्स लेंस
और ये जो नीचे वाटर है, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस और वाटर वाला ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के सोचो फोकस पर जब ये होगा तभी तो ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज कोइंसाइड करेगी। भाई यहां से लाइट रे सोचो फोकस से आएगा, जब फोकस से लाइट रे आएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, और पैरेलल लाइट रे जब जाएगी और सामने मिरर रखा होगा तो मिरर उसको जस्ट रिफ्लेक्ट बैक कर देगा उसी डायरेक्शन में। तो पैरेलल लाइट रे वापस आएगी और उसी पॉइंट पर जाकर मिल जाएगी जहां पर ऑब्जेक्ट था, है ना। इसका मतलब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी x। कह रहे हैं कि जब ये पूरा सिस्टम था ऐसा तो वो डिस्टेंस कितनी आई है, x के बराबर आई है। तो उन्होंने कहा कि ये डिस्टेंस हमारी, ये दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x। फिर कह रहे हैं ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस इज फाउंड टू बी y। कह रहे हैं इस बार लिक्विड की लेयर को हटा दो, सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो तो यही डिस्टेंस y के बराबर आती है, ठीक है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन टर्म्स ऑफ x एंड y। देखो बेटा, जब ये पूरा सिस्टम है तो मैंने कहा ना इस पूरे सिस्टम के फोकस पर ऑब्जेक्ट रहा होगा तभी इमेज वहीं पर बन पाएगी। और दूसरे केस में अगर आप वाटर को हटा दो तो इस बार वो फोकस किसका होगा, लेंस का, ठीक, केवल लेंस ही तो बचा। तो उस लेंस के फोकस पे आप रख रहे हो, इसका मतलब लेंस का फोकल लेंथ हमको पता है कितने के बराबर है, y के बराबर है। अगर लिक्विड हटा दोगे और y पर ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रही है, इसका मतलब ये लेंस का क्या है, फोकल लेंथ है। तो लेंस का फोकल लेंथ अगर y है तो लेंस के लिए हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए जैसे ही आप अप्लाई करोगे, देखना ध्यान से जरा सब लोग, सबसे पहला काम हमने क्या किया कि वो जो लेंस और उसके नीचे वाटर का सिस्टम था, लेंस और वाटर, ये दोनों के लिए अगर हम लोग कंबाइंड फोकल लेंथ निकालें तो कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे तो फोकल लेंथ बेटा हम निकाल सकते हैं ऑफ द लिक्विड। ये जो लिक्विड वाला लेंस है, ये लिक्विड वाले लेंस का फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं कैसे, 1/f2 इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट माइनस 1/f1, ठीक। किस फार्मूले के थ्रू आया है तो आप देख सकते हो भाई, हम इसको और इसको कंबाइन कर रहे हैं ना, इसका हमने मान लिया f1 और इसका हमने मान लिया f2। तो हम कहेंगे कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां से अगर आप लिक्विड वाले लेंस का फोकल लेंथ निकालना चाहते हो तो आप कहोगे ना 1/f इक्विवेलेंट माइनस 1/f1। ये देखिए f इक्विवेलेंट कितना है, इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ कितना था प्यारे बच्चों, x के बराबर, तो ये हो गया 1/x। और ये जो f1 था, f1 किसका था, लेंस का, जो कि हम लोगों ने फोकल लेंथ कितना निकाला, y के बराबर, तो ये बन जाएगा 1/x माइनस 1/y। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? 1/f इक्विवेलेंट माइनस 1/f1 दैट विल बी इक्वल टू 1/f2, जिसमें इक्विवेलेंट क्या था, x, f1 यानी केवल लेंस का कितना है, y, तो 1/x माइनस 1/y दैट इज इक्वल टू 1/f2। तो वही देखिए यहां पर निकाल करके रखा गया है और ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी एलसीएम लेने पर, xy अपॉन y माइनस x, ये वैल्यू आ गई है लिक्विड लेंस की फोकल लेंथ। अब इसी के लिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द लेंस मेकर्स फार्मूला। तो आइए लेंस मेकर्स फार्मूला पहले हम लोग अप्लाई करते हैं, किसके लिए, इस बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए अप्लाई करोगे, आप चेक करो 1/f, तो फोकल लेंथ उसका कितना था भाई, y के बराबर, तो 1/y इज इक्वल टू n माइनस 1। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5, तो 1.5 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, आपको पता है इसका r1 पॉजिटिव होता है और इसका r2 निगेटिव होता है। क्लियर, वैल्यू को रखो, 2/r आ जाएगा। यहां से हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्व करके r की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो r की वैल्यू हमारी y के बराबर आ जाएगी,
दैट विल बी द रेडियस, रेडियस y के बराबर। वैसे भी फोकल लेंथ अगर हमें पता है तो हम रेडियस बता सकते थे, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व करके निकाल लिया कि 1/y जो है वो 1/2, यानी कि यहां से आएगा ना 0.5 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/r के बराबर है, और जो r हमारा है वो y के इक्वल हो गया, ठीक। देखिए अब अगर हम लोग यही सेम फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, अगर हम लिक्विड लेंस के लिए अप्लाई करेंगे, ये वाला जो लेंस है लिक्विड वाला, ठीक, उसके लिए अगर हम अप्लाई करें तो क्या आएगा 1/f, और वो 1/f बोलो हम निकाल चुके हैं यहां से, देखो f2 हम निकाल चुके हैं, xy/y-x, इसका हम यूज करेंगे यहां पर। 1/f2 विल बी इक्वल टू n-1, और n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, वही हमको निकालना था क्वेश्चन में, टाइम्स 1/r माइनस 1/∞। अब ऐसा क्यों लिखा गया है गाइस, इस चीज को आप ध्यान से समझो भाई। यहां पर जो सरफेस है उसमें एक सरफेस ये है जिसका रेडियस हम लोगों ने निकाल रखा है, ऊपर हम लोगों ने निकाल लिया था, y के बराबर है इसका रेडियस r। जबकि ये जो प्लेन सरफेस होता है, किसी भी प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होगा, इनफाइनाइट। तो 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ 0 हो जाता है, खत्म हो जाएगा, ठीक। यहां से हम लोग n की वैल्यू को निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आ जाएगा सॉल्व होकर के y/x। तो इट वाज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम हिला के धर देगा, है ना। क्वेश्चन फिर से ध्यान से एक बार समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया था एक लेंस है, लेंस के नीचे लिक्विड था, उसके भी नीचे मिरर था, यानी कि मिरर है, उसके ऊपर लिक्विड पड़ा है, लिक्विड के ऊपर हमने एक लेंस रखा, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज फॉर्म हुआ है। इसका मतलब ये उस सिस्टम का फोकल लेंथ था x डिस्टेंस पर। फिर बोला उन्होंने कि आप लिक्विड हटा दो, जब आप लिक्विड को हटा दोगे तो यही आपका इमेज फॉर्म होगा केवल इस लेंस की वजह से, ठीक। तो लेंस के फोकस पर इमेज बनेगा और वो y के बराबर है। तो लेंस का फोकल लेंथ हमें मिल गया। हमको इक्विवेलेंट जो सिस्टम था उसका फोकल लेंथ हमें पता है x के बराबर, ठीक। तो वहां से हमने लिक्विड लेंस जो बना था उसका फोकल लेंथ पहले निकाल लिया, ठीक। उसके बाद हमने बस लेंस मेकर फार्मूला एक बार कॉन्वेक्स लेंस के लिए लगाया और एक बार हमने लेंस मेकर फार्मूला उस लिक्विड लेंस के लिए लगाया, ठीक। यहां के लिए जब हमने लगाया तो इससे हमको रेडियस की वैल्यू मिल गई जो कि y के बराबर है। दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू y, क्लियर। और जब हमने इसमें अप्लाई किया इसी चीज को तो हमको लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पिछला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस AB of equilateral glass prism shows minimum deviation of 30 degree. Calculate the speed of light through the prism. कह रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो ये एंगल 60 होगा, मिनिमम डेविएशन वो 30 डिग्री का शो कर रहा है, ठीक। तो हम लोग आई थिंक यहां से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं कि साइन A प्लस डेल्टा M 30/2 अपॉन साइन A/2, तो ये आपका आ जाएगा 90/2 45, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। √2 से 2 कैंसिल करेंगे, √2 आ जाएगा, ठीक। और ये तो कैंसिल हो गया, 1/√2 है, ये √2 आपका चला जाएगा ऊपर। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिल गया, कितना है, यानी कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिल गया √2 के बराबर, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है तो अब बड़ा आसान है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो c/v के बराबर होता है। तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड होती है c/n के बराबर, दैट विल बी c/√2 के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई √2। इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे वी विल गेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन द प्रिज्म, और वो सॉल्व होकर के आएगा प्यारे बच्चों, ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया c/μ यानी कि 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई √2 करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम आ जाएगा,
ठीक, इसको आप पूरा डिवाइड भी कर सकते हो, फिलहाल यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है तो ऐसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से यही सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम रेशनलाइज करने के बाद छोड़ना है ना। √2 का मल्टीप्लाई कर देना, √2 का यहां भी मल्टीप्लाई कर देना, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। सो 1.5 अंडर √2 इंटू 10⁸, इतना आप करके छोड़ देना। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। सेकेंड पार्ट में प्यारे बच्चों कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फेस AB so that emergent ray grazes along the face AC। कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यहां का बता देना AB वाले साइड पर, so that emergent ray grazes along face AC। अब समझो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, यहां पर नॉर्मल इसका हो गया, ठीक, लाइट रे कुछ किसी एंगल पर ऐसे आई होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा। यहां पर लाइट रे जब जाएगी तो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी ऑलरेडी, और इसमें बोल रहा है कि वो ग्रेज करेगी लाइक दिस। ग्रेजिंग वाला काम प्यारे बच्चों तभी होता है, ये इधर का नॉर्मल है, ग्रेजिंग वाला काम तभी होता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो और ये एंगल किसके बराबर होगा भाई साहब, क्रिटिकल के बराबर। तो पहले तो आप इस ग्लास प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल निकालो। क्रिटिकल एंगल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं भाई, साइन IC अपॉन साइन 90 1 होता है, बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, अंडर √2, 1/√2 होता है 45 पर। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल हमारा हो गया 45 डिग्री। वो 45 है प्यारे बच्चों, तो ये 45 हो गया, ठीक है। क्रिटिकल एंगल हमको मिल गया 45 डिग्री के बराबर। अब वो 45 है, ठीक, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं लाइक दिस, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 45 एंगल है, ये अगर 60 होता है तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई। प्रिज्म का जो डेरिवेशन आपने किया होगा तो आपने उसमें इस चीज को पढ़ा होगा कि ये 60 और ये वाले एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये कितना हो गया 120। ये 120 है, वो 45 है, तो टोटल कितना हो गया 165। वो 165 होगा तो ये कितना होगा भाई, टोटल होता है 180, है ना, 180, तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 45 क्रिटिकल का, टोटल हो गया 165, तो ये 15 डिग्री हो गया बेटा, ये हो गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। अब हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, तो आई थिंक वी कैन फाइंड आउट एंगल I। कैसे, स्नेल्स लॉ लगा दो, साइन I अपॉन साइन 15 डिग्री is equal to refractive index of the prism, that is under √2। सिंपल, sin I by sin R is equal to √2। तो sin I की वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर √2 sin 15 डिग्री। यहां से प्यारे बच्चों हम लोग एंगल I को निकाल सकते हैं, दैट विल बी साइन इनवर्स √2 sin 15 डिग्री, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस। देखिए, यहां पर जो इसका सॉल्यूशन आपको दिया गया है ये तो गलत है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो सॉल्यूशन जो आपको गिवन है वो गलत है। ये जो मैंने मेथड आपको बताया है दिस इज अ करेक्ट मेथड, ठीक। लाइट रे आई है, रिफ्रैक्ट हुई है, ग्रेज कर गई है, और हमको यही पूछा गया था बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AB। AB वाली फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, तो I वाला एंगल पूछा है, तो वो I वाला एंगल कुछ इस तरीके से आप निकालोगे अंडर √2 साइन 15 डिग्री, ठीक, और साइन इनवर्स करके आप आंसर लिख करके
छोड़ सकते हो, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी किताब में आपको मिल जाएगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, पेज नंबर 30 पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर इसका ये गलत है तो इस पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो मैंने बताया वो सही है, उसी को आप पूरा सॉल्व करो। अब आइए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ पावर 100 डायोप्टर एंड एन आई पीस ऑफ पावर 40 डायोप्टर। हमको ऑब्जेक्टिव का पावर पता है, हमको आई पीस का भी पावर पता है। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है। When tube length of the instrument is kept at 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर हमारी है। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो भाई, पावर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो अगर पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम है। यहां पर आप चेक करो, ऑब्जेक्टिव का जो पावर है, ऑब्जेक्टिव का जो पावर है वो ज्यादा है, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम है और आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव हमारा छोटा होगा जबकि आईपीस हमारा बड़ा होगा। और ये किस में होता है? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है। तो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? पहला आंसर तो आ गया भाई साहब कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक, सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। कह रहे हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन बता दो। तो किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन प्यारे बच्चों आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। मैग्निफिकेशन का फार्मूला किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है? माइनस का L अपॉन FO D अपॉन FE। क्लियर? तो ये कब होता है? जब फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पर फॉर्म होती है, तब ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। सीधे सीधे आप अप्लाई कर दो भाई। अगर हमें पावर पता है 100 डायोप्टर तो फोकल लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर। पावर अगर 40 है तो फोकल लेंथ हो गया 2.5 सेंटीमीटर आईपीस का, है ना। तो फोकल लेंथ हमको FO भी पता है, FE भी पता है। D की वैल्यू होती है 25 और लेंथ जो है वो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि लेंथ 20 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक, ट्यूब की लेंथ का मतलब होता है बेटा दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब, जो कि 20 सेंटीमीटर गिवन है और वो हमने सीधे सीधे फार्मूले में उठा करके लगा दिया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो गया? किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन बने तो मैग्निफिकेशन का ये फार्मूला इंपॉर्टेंट हो गया, L अपॉन FO D अपॉन FE। इसको आप सीधे सीधे यूज कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला, 3 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, 3 लेंसेज हैं, उनका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आर अरेंज्ड कोएक्सियली एज द फिगर गिवन बिलो। फाइंड पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। कह रहे हैं इस कॉम्बिनेशन से जो फाइनल इमेज बनेगा उसका पोजीशन बता दो। अच्छा जी, ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ अपने को पता है, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। और U कितना है? 30, वो भी निगेटिव का होता है। ठीक, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस होगा। तो 1/10 माइनस 1/30 दैट इज इक्वल टू 1/V। तो एलसीएम हो गया आपका 30, दिस विल बिकम 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/V। ठीक, तो V की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि ये जो पहला लेंस है इससे 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो 5 ये 10 ये, तो यहां कहीं पर इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक,
15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब दूसरे वाले लेंस के लिए जब हम लगाएंगे फार्मूला, तो दूसरा वाला लेंस हमारा कौन सा लेंस है भाई? सेकेंड इज अवर कॉनकेव लेंस, ठीक है। क्योंकि देखो -10 सेंटीमीटर बेटा गिवन है, तो ये कॉनकेव है, ठीक है। ये देखने में ऐसा लग रहा है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ये ऐसा है, ये कॉनकेव लेंस है, क्लियर। कॉनकेव लेंस के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो अगेन वी कैन राइट हियर, देखिएगा, माइनस भाई 1/f होता है ना, तो 1/-10, इसको हटा रहा हूं, 1/-10 विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में है बेटा, इसका जो इमेज बना ना यहां पर, वही इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव हो रहा है, ठीक। 15 पे बना था, जिसमें 5 तो इधर ही चला गया, तो कितना बचा? 10। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई है यहां पर? 10। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई साहब? 10। चेक कर लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और क्योंकि वो 10 पर है, राइट में है, इसलिए पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1/v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v की वैल्यू कितनी हो गई? इनफाइनाइट। मतलब इस वाले कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पर बनेगी, ठीक। इनफाइनाइट पर बनने का मतलब ये होता है गाइस कि यहां से जो लाइट रेज निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी पैरेलल, तभी तो इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी इमेज। और पैरेलल निकलने का मतलब ये हो गया कि अब लाइट रे पैरेलल आएगी तो वो इसके फोकस पर जाएगी, ठीक। लाइट रे अगर पैरेलल आई है तो वो उसके फोकस पर कहीं जाकर के कन्वर्ज हो जाएगी, और फोकस कितनी डिस्टेंस पर है? 30 सेंटीमीटर पर है। तो मेरे हिसाब से फाइनल इमेज जो बनेगी वो इस लेंस के फोकस पर, यानी कि 30 सेंटीमीटर पर फॉर्म होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट में कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था -30, फोकल लेंथ हमें पता था, सॉल्व कर लिया। तो पहली जो इमेज फॉर्म हुई है वो 15 पर हुई है, ठीक। पहली 15 पर हुई है, उसको यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार +10 है, फोकल लेंथ -10 है, सॉल्व किया, पता चला इन्फिनिटी पे गया, ठीक। तो लास्ट लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी, और उसका जो फोकस है वो 30 सेंटीमीटर है, तो फाइनल इमेज बेटा 30 पर फॉर्म हो जाएगा। आई होप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आपकी किताब में आपको ये मिल जाएगा, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, पेज नंबर 30 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट, obtain an expression for focal length of this combination in terms of focal length of the two lenses। तो दो थिन लेंसेज हैं, कोएक्सियली रखे हैं, ठीक। उनकी फोकल लेंथ का हमको कॉम्बिनेशन जब हुआ तो उसका हमको फार्मूला डिराइव करना है। तो बेटा सिंपल है, देखो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। तो पहला पार्ट तो बड़ा सिंपल है, आप उसको सीधे सीधे लिख सकते हो। दूसरा देखो, कह रहे अ कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, हैज अ पावर ऑफ 10 डायोप्टर। When it is completely immersed in a liquid, it behaves like a diverging lens of focal length 50 centimeter. Find refractive index of the liquid. ये पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे यहां पर देखो क्या बोला गया, आपसे पहले तो बोला गया एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ, अगर भाई पावर 10 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 100/10, यानी कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। इसको किसी ऐसे लिक्विड में डिप किया गया कि ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, क्लियर। और आपसे कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड का आप हमें बता दो कि भाई लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होने वाला है, ठीक। तो देखो, सबसे पहले हमने पावर पता था तो हमने फोकल लेंथ निकाल लिया, और वो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद हमने लेंस मेकर्स फार्मूला लगाया। अगर हम लोग उस लेंस के लिए फार्मूला लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इन एयर -1, 1/R1 -1/R2। और अब हमने उसी लेंस को उठाकर डिप कर दिया है किसी लिक्विड में, और जब आप लिक्विड में डिप करोगे तो ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो इस बार लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, बाकी ये सब तो सेम ही रहा। दोनों को आप डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे, देखो एक बार फोकल लेंथ f1 लिया, एक बार फोकल लेंथ हमने f2 लिया, दोनों को डिवाइड करोगे तो f1/f2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इस तरीके से आएगा। सारी वैल्यूज उठा करके रख दोगे तो जो अननोन वैल्यू है किसकी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, यही तो अननोन है। इसको हम जैसे रख करके सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1.67। तो हमने क्या किया, हमने बहुत सिंपली इसको सॉल्व किया। लेंस मेकर्स फार्मूला हमने कितनी बार अप्लाई किया, 2 बार अप्लाई किया। एक बार हमने सिर्फ उस लेंस के लिए अप्लाई किया जब लेंस को एयर में रखा गया था, है ना। लेंस को जब आप एयर में रखते हो तो पहले एक बार आप उसके लिए अप्लाई कर दो, तो 1/10, ठीक, सेंटीमीटर में 1/10, और ये बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस Ng, ग्लास अपॉन एयर का 1 ही होता है, तो n-1 1/R1 -1/R2 पहली बार। दूसरी बार में क्या हुआ कि ये कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगा, वो भी -50, तो ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड -1। बाकी ये सब तो एज इट इज रहा, 1/R1 -1/R2। दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करके सॉल्व कर लो, NL की वैल्यू आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉल्व होकर आएगा 1.67। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है। राइट इट्स एक्सप्रेशन, फार्मूला बताइए। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, एक स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसका फोकल लेंथ है 150 सेंटीमीटर, तो FO हमें पता है, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, FE भी हमको पता है। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू अ 100 मीटर हाई टावर, 100 मीटर हाई टावर है जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर है। फाइंड हाइट ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन इट इज फॉर्म्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई पीस। ठीक है, देखो अगर हमको मैग्निफिकेशन चाहिए तो मैग्निफिकेशन पहली बात तो होता है बीटा अपॉन अल्फा, ठीक, एंगुलर मैग्निफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। हमको FO पता है, हमको FE पता है, ठीक। हमको टेलीस्कोप का यूज करके हमने 100 मीटर हाई टावर था जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर था, तो इससे हम लोग देखो अल्फा निकाल सकते हैं। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था और 100 मीटर हाई था, तो इससे जो एंगल बना होगा, ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया होगा वो अल्फा है, वो हम निकाल लेंगे, ठीक। इमेज का जो एंगल है बीटा, वो एंगल हम निकालेंगे क्योंकि फाइनल इमेज हमारी कहां बनी है, 25 पर बनी है, ठीक। FO हमको पता है, FE हमको पता है। अब आइए इसको देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया, tan अल्फा आपने निकाला। tan अल्फा आपने कैसे निकाला, यहां से भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 100 मीटर अपॉन 3 किलोमीटर, तो 100 मीटर अपॉन 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, तो 1/30 हमारा आ गया tan अल्फा, ठीक। हमको चाहिए था tan बीटा, तो tan बीटा कहां से आएगा, tan बीटा हमको मिलने वाला है क्योंकि हमको यह पता है कि फाइनल इमेज 25 पर बनी है, ठीक। अब सिर्फ सोचो 25 पर बनी है, फाइनल इमेज की हाइट अगर मैं h मान लूं तो h अपॉन 25 दैट विल बी tan बीटा, है ना। तो आप चेक करो tan बीटा हमारा कितना है, h अपॉन 25। h क्या है, हाइट ऑफ द फाइनल इमेज, यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा। अब ये रेशियो किसके बराबर होता है, ये रेशियो मैग्निफिकेशन m के बराबर होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी टेलीस्कोप के लिए, तो टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है जब फाइनल इमेज आपकी 25 पर बनती है। तो जब फाइनल इमेज 25 पर होती है तो फार्मूला अभी मैंने बताया था, -FO अपॉन FE 1 + FE अपॉन D, ठीक। तो आप इस फार्मूले को यूज करो,
-150/5, FO और FE पता है, 1 + FE 5 है और ये D है, सॉल्व कर लेंगे, मैग्निफिकेशन आएगा -36। क्लियर? उसको हम लोग यूज कर लेंगे, जैसे ही आप यहां रखोगे -36 = H/25 और ये 1/30 था, ऊपर जाएगा, सॉल्व होगा, वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर की इन्वर्टेड इमेज उस ऑब्जेक्ट की फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a compound microscope, an object is placed at a distance of 1.5 centimeter from the objective of focal length 1.25 सेंटीमीटर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्ट को 1.5 सेंटीमीटर पे रखा गया है, फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हमें पता है, आईपीस का फोकल लेंथ हमको पता है 5 सेंटीमीटर, एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 यानी कि नियर पॉइंट। एस्टिमेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक, माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर आप बता दो। तो किसी भी माइक्रोस्कोप का सबसे पहली बात, जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो कितना है वो आप देखिए। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यहां पर होता है VO/UO, VO/UO 1 + D/FE, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो उसी के लिए हमको क्वेश्चन में गिवन था, क्या क्या गिवन था हमको? क्वेश्चन में बोला गया UO यानी कि ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, तो UO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 1.5, फोकल लेंथ हमको पता है 1.25। ठीक, तो आप चेक कर लो, हमको UO पता है, हमको FO पता है, इसका यूज करके प्यारे बच्चों हम लोग VO निकाल सकते हैं। भाई लेंस फार्मूला यूज कर लो, 1/V - 1/U, जैसे ही सॉल्व करोगे VO की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर? कि कहां इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव से, वो हमने निकाल लिया क्योंकि उसका यूज है हमको भाई, VO/UO, UO तो पता था, VO निकाल लिया, 1 + D/FE, और FE हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो उसको रख करके सॉल्व कर लोगे, मैग्निफिकेशन आपका आ जाएगा 30 के बराबर। क्लियर? तो इसमें सिर्फ आपको क्या दिमाग में रखना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? VO/UO 1 + D/FE, ये फार्मूला। जब फाइनल इमेज आपकी कहां बनती है? 25 पर बनती है, तो ये फार्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस चैप्टर का रे ऑप्टिक्स, वैसे एक बड़ा चैप्टर है, तो इसके लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, इंस्ट्रूमेंट्स की बात किया है, इंस्ट्रूमेंट्स पर न्यूमेरिकल 100% आपके एग्जाम में आएगा। जितना मैंने इस लेक्चर में आपको बताया है जरूर उसकी प्रैक्टिस करिएगा। आई होप ये लेक्चर आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, और बहुत जल्दी मिलेंगे अपने हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा।